कविता के पाठकों को सादर नमस्कार। मैं रमेश मीना। हमने निर्मला पुतुल के घर की तलाश में कविता संग्रह में से उतनी दूर मत ब्याहना कविता सुनी और उसका कुछ व्याख्या की। अब हम दूसरा संग्रह नगाड़े की तरह बजते शब्द, इस संग्रह की कुछ ऐसी कविताएं जो आदिवासी स्त्री पर विशेष तौर पर केंद्रित होती है और इनकी लिखने की शब्द संयोजन स्थिति को पकड़ना, स्थिति को बयां करना और स्त्री के अंदर की बात आदिवासियत के साथ किस तरह से बाहर आती है, हम देखते हैं। ज़मीन और आदिवासी स्त्री का कितना गहरा संबंध है। वैसे आदिवासियों का जंगल, पहाड़, नदियों से, पेड़ पौधों से बहुत ही गहरा नाता रहा है। इस अर्थ में कवयित्री निर्मला पुतुल के शब्दों की दाद देनी पड़ेगी और आदिवासी के कई छोर, कई विविध आयाम पकड़ती है, कई अंतरे, कई कोने आदिवासी स्त्री के, जैसे अपनी ज़मीन तलाशती बेचैन स्त्री। अपनी ज़मीन जहाँ पर हम खड़े हैं उसकी तलाश की बेचैनी स्त्री में किस तरह से दिखती है। यह कैसी विडंबना है, यह कैसी विडंबना है कि हम सहज अभ्यस्त है एक मानक पुरुष दृष्टि से देखने स्वयं की दुनिया। एक मानक जो बना लिया गया है पुरुष ने, केवल उसी मानक दृष्टि से देखने का अब तक प्रयास होता रहा। शास्त्र लिखे जाते रहे, ग्रंथ रचे जाते रहे। मैं स्वयं को स्वयं की दृष्टि से देखते मुक्त होना चाहती हूँ अपनी जाति से। क्या है मात्र एक स्वप्न के स्त्री के लिए घर, संतान और प्रेम। क्या है एक स्त्री यथार्थ में जितना अधिक घिरती जाती है उससे उतना ही अमूर्त होता चला जाता है। सपने में वह सब कुछ अपनी कल्पना में हर रोज़ एक ही समय में स्वयं को हर बेचैन स्त्री तलाशती है। एक ही समय में स्वयं को हर बेचैन स्त्री तलाशती है, घर, प्रेम और जाति से अलग अपनी एक ऐसी ज़मीन जो सिर्फ उसकी अपनी हो। एक उन्मुक्त आकाश जो शब्द से परे हो। एक हाथ जो हाथ नहीं उसके होने का आभास। एक हाथ जो हाथ नहीं उसके होने का आभास हो। एक अस्तित्व को तलाशती है, अपनी अस्मिता की पहचान करती हुई स्त्री निरूपित होती है। और इसी तरह से एक शीर्षक है आदिवासी स्त्री। उनकी आँखों की पहुँच तक ही, उनकी आँखों की पहुँच तक ही सीमित होती उनकी दुनिया जैसी कई दुनियाएं शामिल है इस दुनिया में। नहीं जानती वे नहीं जानती कि कैसे पहुंच जाती है उनकी चीज़ें दिल्ली, जबकि राजमार्ग तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती उनकी दुनिया की पगडंडी। एक ऐसी वास्तविकता जिसे आदिवासी रोज़ रूबरू होता है। उन चमकती हुई दुनिया की आवश्यकताएं इनके लिए लग्जरियस चीज़ें हैं और ये लग्जरियस चीज़ों की कभी कल्पना भी नहीं करते, सपना भी नहीं देखते। ये सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं, आवश्यकता की चीज़ों तक की कामना करते हैं, वो भी पूरी नहीं होती। पगडंडियाँ भी नहीं मिल पा रही। दम तोड़ देती उनकी दुनिया की पगडंडियाँ। नहीं जानती कि कैसे सूख जाती है उनकी दुनिया तक आते आते नदियाँ। तस्वीरें कैसे पहुंच जाती है उनकी महानगर। नहीं जानती
इन सब बातों को वो नहीं जान पाती कि वे उनके चित्र महानगर तक कैसे कैसे पहुंच जाया करते। और देखिए इसी तर्ज पर और भी गहराई के साथ बाहमुनि, बाहमुनि में शब्दों का संयोजन देखिए। स्त्री की गहराई में अंतस में उतरने का प्रयास करती हुई तुम्हारे हाथों बने पत्तल पर भरते हैं पेट हजारों, पर हजारों पत्तल भर नहीं पाते तुम्हारे पेट। एक आर्थिक विडंबना मुंह बाएं खड़ी है हमेशा से। कैसी विडंबना है कि ज़मीन पर बैठ बुनती है चटाइयाँ और पंखा बनाते टपकता है तुम्हारे करियाए देह से टप टप पसीना। क्या तुम्हें पता है कि जब कर रही होती हो तुम दातुन, तब तक कर चुके होते हैं सैकड़ों भोजन पानी तुम्हारे ही दातुन से मुंह हाथ धोकर। जिन घरों के लिए बनाती हो झाड़ू, जिन घरों के लिए बनाती हो झाड़ू, उन्हीं से आते हैं कचरे तुम्हारी बस्तियों में। इस उबड़ खाबड़ धरती पर रहते कितनी सीधी हो बाहमुनि, इस उबड़ खाबड़ धरती पर रहते कितनी सीधी हो बाहमुनि, कितनी भोली हो तुम कि जहाँ तक जाती है तुम्हारी नज़र, कि जहाँ तक जाती है तुम्हारी नज़र वहीं तक समझती हो अपनी दुनिया। जबकि तुम नहीं जानती कि तुम्हारी दुनिया जैसी कई कई दुनियाएं शामिल है इस दुनिया में। नहीं जानती कि किन हाथों से गुजरती तुम्हारी चीज़ें पहुंच जाती है दिल्ली, जबकि तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर है अभी तुम का भी। यानी जो जंगल में रहती है, झोंपड़ियों में रहती है, सघन जंगलों में रहती है, उनके लिए दुमका जिला स्तर का शहर भी अभी बहुत दूर है। लेकिन उनके हाथों से बनी चीज़ें दिल्ली तक अपनी पहुंच कायम कर लेती है। और इसी बात को बिटिया मुर्मू के लिए पकड़िए और समझिए कि किस तरह से वो स्त्री चेतना को उजागर करती है। उठो उठो कि अपने अंधेरे के खिलाफ उठो। एक ही पंक्ति, पहली पंक्ति आगाज कर देती है आक्रोश क्रांति को, प्रेरक बनने के लिए कि अपने आप के होने के लिए भी आपको अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार, अन्याय, शोषण के खिलाफ उठ खड़ा होना होगा। पहली लाइन, उठो कि अपने अंधेरे के खिलाफ उठो, उठो अपने पीछे चल रही साजिश के खिलाफ उठो कि तुम जहाँ हो वहाँ से उठो। क्या बेजोड़ शब्द है। उठो कि तुम जहाँ हो वहाँ से उठो। जैसे तूफान से बवंडर उठता है, उठती है जैसी राख में दबी चिंगारी। देखो अपनी बस्ती के सीमांत पर जहाँ धराशायी हो रहे हैं पेड़, जहाँ धराशायी हो रहे हैं पेड़, कुल्हाड़ियों के सामने असहाय रोज़ नंगी होती बस्तियाँ। एक रोज़ मांगेगी तुमसे, एक रोज़ मांगेगी तुमसे तुम्हारी खामोशी का जवाब। सोचो तुम्हारे पसीने से पुष्ट हुए दाने एक दिन लौटते हैं तुम्हारा मुंह चिढ़ाते तुम्हारी बस्ती की दुकानों पर। बाजार किस तरह से आम श्रमिक का खून पसीने का श्रम की कीमत कम से कम देकर बाजार अधिक से अधिक अर्जित करता है। एजेंट कमा खा रहे हैं, महल बना रहे हैं। कैसा लगता है तुम्हें जब तुम्हारी ही चीज़ें तुम्हारी पहुंच से दूर होती दिखती है। इन सदियों का क्या है, आएंगी जाएंगी। क्या अब भी विश्वास करने लायक बचा है ये समय? तुम्हारे विश्वास की जड़ें आखिर कितनी गहरी है? तुम्हारे विश्वास की जड़ें आखिर कितनी गहरी है? समय के द्वारा लगातार कुतरे जाने के बावजूद क्या वे पाताल में गई है, जबकि तुम्हारे हिस्से में
जबकि तुम्हारे हिस्से में भूख और थकान के सिवा सिवा एक बेहतर ज़िंदगी की उम्मीद के शायद कुछ भी नहीं है। शायद कुछ भी नहीं है। विडम्बना ही है कि ईश्वर पर सबसे ज़्यादा कैसे करती हो विश्वास। फिर याद आता है ईश्वर और बाजार जसिंता केरकेटर का ये संग्रह, जिससे मैं अगली बार मुखातिब होने वाला। वे दबे पाँव आते हैं तुम्हारी संस्कृति में, वे तुम्हारे नृत्य की बड़ाई करते हैं, वे तुम्हारी आँखों की प्रशंसा के कसीदे पढ़ते हैं। वे कौन हैं? वे कौन है? सौदागर हैं वे, समझो, पहचानो उन्हें। बिटिया मुर्मू, पहचानो। पहाड़ों पर आग वे ही लगाते हैं, उन्हीं की दुकानों पर तुम्हारे बच्चों का बचपन चीतकारता है। तुम्हारे बच्चों का बचपन चीतकारता है, उन्हीं की गाड़ियों पर तुम्हारी लड़कियां सब्ज बाग देखने कलकत्ता और नेपाल के बाज़ारों में उतरती है। नंगाड़े की आवाज़ें कितनी असमर्थ बना दी गई है, जाने उसे। आदिवासी लड़कियों के बारे में जो अब तक हमने देखा, आदिवासी स्त्री लड़कियों को स्त्रियों से, महिलाओं से किस तरह से अंतर किया गया है, इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। ऊपर से काली, भीतर से अपने चमकते दांतों की तरह शांत धवल होती है। समझिए शब्द और उसका मर्म। ऊपर से काली, भीतर से अपने चमकते दांतों की तरह शांत धवल होती है। वे जब हंसती है फेनिल दूध सी, निश्चल हंसी, तब झरा कर झरते हैं पहाड़ की कोख में मीठे पानी के सोते। जूड़े में खोस कर हरी पीली पत्तियां जब नाचती है कतारबद्ध, मांदल की थाप पर आ जाता तब असमय बसंत। वे जब खेतों में फसलों को रोपती काटती हुई गाती है गीत, भूल जाती है जिंदगी के दर्द, ऐसा कहा गया है। किसने कहे हैं उनके परिचय में इतने बड़े बड़े झूठ? किसने कहे हैं उनके परिचय में इतने बड़े बड़े झूठ? निश्चय ही वह हमारी जमात का खाया पिया आदमी होगा। वो हमारी जमात का खाया पिया आदमी होगा, सच्चाई को धुंध में लपेटता एक निर्लज्ज सौदागर, जो सौदा करता है अस्मत का, हर चीज़ का, संस्कृति का। जरूर वह शब्दों से धोखा करता होगा। कोई कवि होगा मस्तिष्क से अफाइज, अगर कवि होकर के भी वो ऐसा करता है तब जाहिर है कि वो मस्तिष्क से अपाइज होगा, पागल होगा, भटका हुआ होगा, अपनी जड़ों से कटा हुआ होगा। उसे नहीं है पता कि वो क्या कर रहा है। कुपड़ता, अनपढ़ता का शिकार होगा। चुड़का सोरेन से आप देखिए व्यक्ति को किस तरह से उजागर किया गया है। और चुड़का सोरेन मैंने देखा था चुड़का सोरेन तुम्हारे पिता को अक्सर हड़िया पीकर, तुम्हारे पिता को अक्सर हड़िया पीकर पिछवाड़े बसबिट्टी के पास ओगड़ाए हुए कठुआई अंगुलियों से दोना पत्तल चटाई बुन बाजार ले जाकर बेचते हुए तुम्हारी माँ को भी हजार हजार कामुक आँखों और सिपाहियों के पंजे झेलती, चिलचिलाती धूप में ईंट पाथते, पत्थर तोड़ते, मिट्टी काटते हुए भी किसी बाज के चंगुल में चिड़ियों की तरह फड़फड़ाते हुए एक बार देखा था उसे। तुम्हारे पिता ने कितनी शराब पी ये तो मैं नहीं जानती, पर शराब उसे पी गई ये जानता है सारा गांव। इससे बचो चुड़का सोरेन,
आगाह करती, चेतावनी देती है कवयित्री। बचाओ इसमें डूबने से अपनी बस्तियों को। अपने आप तो बचो ही, अपनी बस्तियों को भी बचा सकते हो। पहले खुद को बचाओ, फिर बस्तियों को बचाओ, फिर समाज बचेगा। देखो तुम्हारे ही आंगन में बैठ, तुम्हारे हाथों बना हड़िया तुम्हें पिला पिला कर कोई कर रहा है तुम्हारी बहनों से ठिठोली। समझो, जो पिला रहा है तुम्हें, उसका निहित स्वार्थ है, उसका लालच है, उसका शोषण की निगाहें हैं जो तुम्हारी जवां युवतियों पर है। तुम एक शराब की घूंट में बह जाते। समझो, वो बस्तियों को बचाओ, खुद को बचाओ। तुम्हारे हाथों बना हड़िया तुम्हें पिला पिला कर कोई कर रहा है तुम्हारी बहनों से ठिठोली। बीड़ी सुलगाने के बहाने बार बार उठकर रसोई में जाते। उस आदमी की मंशा पहचानो, चुड़का सोरेन। इतनी समझ तो रखो कि उसका मकसद क्या है, उसकी सोच क्या है, उसकी निगाह कहाँ है। जो तुम्हारी औरत से गुपचुप बतियाते बात बात में दांत निकोड़ रहा है, वह कौन सा जंगली जानवर था चुड़का सोरेन, जो जंगल लकड़ी बीनने गई तुम्हारी बहन मुंगली को उठा कर ले भागा। तुम्हारी भाषा में बोलता वह कौन है जो तुम्हारे भीतर बैठा कुतर रहा है तुम्हारे विश्वास की जड़ें। पहले तुम विश्वास कर लेते हो, वो तुम्हारे विश्वास की जड़ों को कुतर रहा है। दिल्ली की गणतंत्र झांकियों में अपनी टोली के साथ नुमाइश बनकर कई बार पेश किए गए तुम, पर गणतंत्र नाम की कोई चिड़िया कभी आकर बैठी तुम्हारे घर की मुड़ेर पर। क्या तुम जानते हो पेरिस के भारतीय दूतावास से भागी ललिता उरांव के बारे में? जानते हो महानगरों में पनपे आया बनाने वाली फैक्ट्रियों का गणित? आया बनाने वाले फैक्ट्रियों की तरह उनका एक गणित है। घरेलू कामगार महिला संगठन का इतिहास। बांदों की दीपा मुर्मू की आत्मा आज भी भटक रही है। इंसाफ की गुहार लगाते तुम्हारी बस्तियों में उसे सुनो चुड़का सोरेन, उसे गुनो। कैसा बिकाऊ है तुम्हारी बस्ती का प्रधान, जो सिर्फ एक बोतल विदेशी दारू में रख देता है पूरे गांव को गिरवी। तुम्हारी बस्ती का प्रधान, तुम्हारे नेता, तुम्हारे विधायक, तुम्हारे जनप्रतिनिधि तुम्हारा प्रतिनिधित्व कितना कर रहे हैं? तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारे इतिहास को बेच खा रहे हैं, पूरे गांव को गिरवी रख दे रहे हैं और ले जाता है कोई लड़कियों के गट्ठर की तरह, लकड़ियों के गट्ठर की तरह लाद कर अपनी गाड़ियों में तुम्हारी बेटियों को 1500 हथेलियों पर रखकर। इस तरह से वे तुम्हारी बस्ती से तुम्हारी लड़कियों को उठा ले जाते हैं। अंत में सुनिए, बचाओ अपनी बहनों को, बचाओ अपनी बहनों को कुंवारी माँ बनी पड़ोस की उस शिलावंती के मोहजाल से। पूरी बस्ती को रिझाती जो बेग लटकाई जाती है बाजार और देर रात गए लौटती है। खुद को बेचकर बाजार के हाथों किसके शिकार में रोज जाते हो जानकर। सदियों से आदिवासी जंगल में जाकर शिकार करता है, पशुओं का, जानवरों का पेट भरता है। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा शिकार कोई दूसरा कर रहा है, तुम्हारी अस्मत का शिकार कर रहा है, तुम्हारी बहन बेटियों को लूट रहा है। तुम किसका शिकार कर रहे हो और किस शिकार के गाने गा रहे हो? तुम कितने सी चीज़ों का शिकार कर रहे हो? तुम पेट भरने का शिकार कर रहे हो, वो तुम्हारा इतिहास शिकार कर ले जा रहा है। शाम गिरते ही अपनी बस्तियों में उतर आए उन खतरनाक शहरी जानवरों को पहचानो चुड़का सोरेन, पहचानो। पाँव पसारे जो तुम्हारे ही घर में घुसकर बैठे हैं। तुम्हारे भोलेपन की ओट में इस पेचदार दुनिया में रहते तुम इतने सीधे क्यों हो चुड़का सोरेन? अब सवाल ये उठता है, कविता की पहली पंक्ति और अंतिम पंक्ति बहुत कुछ कह दे रही है।
मैंने देखा था चुड़का सोरेन तुम्हारे पिता को अक्सर हड़िया पीकर पिछवाड़े बांस बट्टी के पास ओगड़ाए हुए। और अंतिम पंक्ति कहती है, इस पेचदार दुनिया में रहते तुम इतने सीधे क्यों हो चुड़का सोरेन कि तुम पी करके बेहोश हो जाते, बाहोश रहो। जिंदगी का दर्शन आदिवासी का भी दर्शन है, वहाँ तक अपनी पहुँच कायम रखो। इसी तरह की कुछ और भी पंक्तियाँ हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि इन कविताओं को लेकर के पुनः गहराई से बात की जाए। और दूसरी कवयंत्री ईश्वर और बाजार, जिससे वो बहुत चर्चित हुई, जसिंता केरकेट्टा, उनके संग्रह का शीर्षक ही ईश्वर और बाजार है। तो इधर नगाड़े की तरह बसते शब्द घर की तलाश में, इन दोनों साहित्य अकादमी से प्रकाशित नगाड़ी की तरह नहीं, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित ये संग्रह सन 2005 में आ गया था। 19 साल हो चुके हैं इस संग्रह को आए। और कभी आप मेरे बुलावे पर बूंदी पधारी थी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी युवा कवयित्री जसिंता केरकेट्टा का ईश्वर और बाजार से इन कविताओं की कुछ पंक्तियाँ जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। जैसे कुछ एक और पंक्ति और बता दिया जाए कि किस तरह से ये पंक्तियाँ हमें सोचने पर मजबूर करती है। आओ मिलकर बचाएं, आओ मिलकर बचाएं अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाए उसे। शहर की आबो हवा जो हावी है मध्यम वर्गीय शहरों की, गांवों की, और यहाँ तक कि पहाड़ जंगल में बसे आदिवासियों की, वो आबो हवा मानवता मनुष्यता के खिलाफ जाती है। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। अपने चेहरे पर संताल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, और इस विश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने। आओ मिलकर बचाएं इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचाए अब भी हमारे पास। ये एक सकारात्मक सोच कवयित्री की सलाम करने को कहती है, मजबूर करती है। सकारात्मकता गायब हुई चली जा रही है। लेखक विरोध में लिख सकते हैं, विपक्ष में लिख सकते हैं, लेकिन सकारात्मकता कि सब कुछ लुट गया है लेकिन बहुत कुछ बचा है, अभी भी बचाया जा सकता है। इतना कुछ बचा है, बेशक बहुत कुछ लुट चुका है, खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी इतना कुछ है, बचाया जा सकता है, बचा जा सकता है। इस बचने की उम्मीद में ये दो संग्रह नगाड़ी की तरह बसते शब्द और दूसरा काव्य संग्रह घर की तलाश, इन दोनों पर आपने निर्मला पुतुल के संग्रह की चुनिंदा कविताएं सुनी। अब मैं अगले पाठ में तीसरे दौर में जसिंता केरकेट्टा के साथ ईश्वर और बाजार से तुलनीय आदिवासियत से ओतप्रोत कविता और इधर नगाड़े की तरह बसते शब्द, ऐसा लगता है जैसे शब्द बोल रहे हैं, भाव बोल रहे हैं। कवयित्री बहुत कुछ कहती है। जय हिंद, जोहार। फिर मिलते हैं